श्रोता नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपका इस वार्तालाप में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे। आप हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख और संपादकीय आते रहते हैं और वर्तमान में आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि हम अमृत काल में जो पत्रकारिता है उसको हम देखना चाहते हैं अतीत के आईने में, और ये समझना चाहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता किस दौर से निकल करके आज किस वर्तमान स्वरूप में खड़ी है, और इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। तो प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, चूंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी और अध्यापन के क्षेत्र में भी, तो आपके नजरिए से जो हिंदी पत्रकारिता है उसका क्या अतीत था, और आजादी के आंदोलन में, खासकर जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, क्या भूमिका रही है? देखिए, हिंदी पत्रकारिता का जब जन्म हुआ 30 मई 1826 को कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल ने पहला अखबार निकाला था, उदंत मार्तंड, और उसकी जो पहली संपादकी थी, पहले पृष्ठ पर छपी थी, उसकी पहली पंक्ति थी, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु। यह हिंदी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है। यानी पत्रकारिता वह है जो हिंदुस्तानियों के हित से बधी हो। वह हिंदी का अखबार था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान के हित की बात कर रहा था। और पूरे हिंदुस्तान का हित क्या था, यह बड़ी बात है। उसी तरह से राजा राम मोहन राय, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जनक माने जाते हैं, उन्होंने हिंदी और फारसी और बांग्ला में एक अखबार निकाला था, बंगदूत, और फारसी का पहला अखबार उन्होंने ही निकाला, मिरात उल अखबार। जिस कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ, उसी कलकत्ता में बांग्ला पत्रकारिता का जन्म हुआ जब 1818 में समाचार दर्पण निकला। वहीं उर्दू पत्रकारिता का जन्म हुआ जब जामे जहानुमा निकला, और वहीं फारसी का अखबार निकला, मिरातुल अखबार। तो राजा राम मोहन राय एक तरफ फारसी का अखबार निकाल रहे हैं, हिंदी का अखबार निकाल रहे हैं, और बांग्ला का अखबार निकाल रहे हैं। और जब मिरातुल अखबार का आखिरी जो संपादकीय है, उसमें राजा राम मोहन राय ने लिखा था कि यह व्यवस्था, यानी जो ब्रिटिश काल की जो व्यवस्था थी, यह संदेह करती है, इसमें काम करना कितना कठिन था। तो हिंदुस्तानियों का हित जो जुगल किशोर शुक्ल सोचते थे, वही राजा राम मोहन राय सोचते थे। और उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस से कवि वचन सुधा निकाला, तो कवि वचन सुधा में उन्होंने स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था कि हम आज से ये संकल्प करें कि हम कोई बिलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। और वह भारतेंदु का कवि वचन सुधा का जो प्रतिज्ञा पत्र था, पूरे हिंदी समाज का प्रतिज्ञा पत्र बन गया था। उसी तरह से 1907 में एक अखबार निकला था, शांति नारायण भटनागर ने निकाला था, उर्दू का अखबार था, इलाहाबाद से निकला था 1907 में, उसका नाम था स्वराज। स्वराज के 8 संपादकों को काले पानी की और जेल की 90 साल से अधिक सजा हुई। उसमें एक संपादक जब जेल में चला जाता था तो विज्ञापन छपता था, चाहिए स्वराज को एक संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां, और हर संपादकी पर 1 गिलास ठंडा पानी। इसके बावजूद स्वराज को संपादकों का टोटा नहीं पड़ा, और उसका जो ध्येय वाक्य था स्वराज का, उसका था, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के। ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही थी उर्दू पत्रकारिता, तब बांग्ला पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता। और उसके बाद से देखिए कि फिर तिलक जैसा व्यक्ति स्वराज की बात कर रहे थे। मराठी पत्रकारिता भी, मराठी में निकालता है तिलक केसरी, और केसरी में उस व्यक्ति ने एक नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो समूची भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता उस समय स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ रही थी। उसके संपादक तिलक को जेल हुई, कई बार जेल हुई, पत्रकारिता के कारण जेल हुई। बिपिन चंद्र पाल जो वंदे मातरम के प्रधान संपादक थे, उनको जेल हुई। 1907 में ही जब हिंदी केसरी निकलने लगा, केसरी के स्वराज्य संबंधी विचारों का हिंदी समाज में संचार करने के ध्येय से माधवराव सप्रे ने हिंदी केसरी निकाला, और मराठी केसरी की सामग्री उसमें हिंदी में अनुवाद करके छापते थे। 1907 भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के क्षेत्र में युगांतरकारी वर्ष। सोचिए कि स्वराज शांति नारायण भटनागर निकाल रहे हैं इलाहाबाद से उर्दू में, तिलक के विचारों का उर्दू समाज में, उर्दू भाषी समाज में कैसे संचार हो, इसके लिए निकाल रहे थे स्वराज शांति नारायण भटनागर। और वही हिंदी समाज में कैसे हो, तो माधवराव सप्रे हिंदी केसरी निकाल रहे थे। बार बार वे लोग जेल जा रहे थे। तो उस कालखंड की पत्रकारिता को 3 शब्दों में अगर कहना हो तो कहेंगे जेल, जब्ती और जुर्माने की पत्रकारिता।
तो अमृत काल में हमें उस कालखंड की वो जो बलिदानी पत्रकारिता थी उसका जरूर स्मरण करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर चौबे जी की बहुत बलिदानी पत्रकारिता थी। बहुत संघर्ष के बाद आपने बहुत सही शब्दों में कहा कि जेल, जब्ती और जुर्माना, ये 3 चीज बहुत पर्याप्त शब्द हैं उसकी व्याख्या करने के लिए। लेकिन प्रोफेसर चौबे, यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि भाषा कोई भी रही हो, आपने उर्दू की बात की, मराठी की बात की, हिंदी की बात की, फारसी की बात की, लेकिन समूचे देश को एक आजादी के सूत्र में एक जो अंदर से कहीं आग थी कि नहीं, आजादी की लड़ाई में जो है पत्रकारिता का जो योगदान है उसकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए और मजबूती से उसको फोरफ्रंट पे लाने के लिए, आगे लाने के लिए, एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। तो एक हम ये भी एंगल समझना चाहेंगे कि कैसे जो आजादी के नायक थे, यदि हम उनको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो सारे कहीं ना कहीं एक पत्रकार भी थे, कहीं ना कहीं एक लेखक भी थे और कहीं ना कहीं कलम से जो है वो क्रांति करने का प्रयास कर रहे थे। तो आप इस परिदृश्य में कैसे उस पत्रकारिता को और उन पत्रकारों को आप रेखांकित करना चाहेंगे? निशात जी, मेरी ये किताब है राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता, तो उसमें 7 राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता के बारे में मैंने अध्ययन करके शोधपरक आलेख है। उसमें अंबेडकर की पत्रकारिता है, उसमें तिलक की पत्रकारिता है, उसमें मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता है, गांधी की पत्रकारिता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्रकारिता है और राम मनोहर लोहिया की पत्रकारिता है। अब सोचिए कि तिलक जिस व्यक्ति ने केसरी और मराठा के जरिए समूची पत्रकारिता को सींचने का काम किया, उत्कर्ष देने का काम किया, उसमें प्राण फूंकने का काम किया, वही काम मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान का संपादन किया। उन्होंने 1907 में अभ्युदय नामक अखबार निकाला इलाहाबाद से, बाद में उन्होंने अंग्रेजी में लीडर निकाला, और वह काम स्वदेशी की भावना का कैसे संचार हो ये मालवीय जी कर रहे थे काम। वही काम गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे तो वहां उन्होंने 1903 में एक अखबार निकाला था 4 भाषाओं में, इंडियन ओपिनियन। वो हिंदी में छपता था, तमिल में छपता था, अंग्रेजी में छपता था और गुजराती में छपता था। और इंडियन ओपिनियन निकाला और वहां के जो भारतवंशी थे, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था, उनके उद्धार के लिए लड़ रहे थे, उनको अधिकार देने के लिए, और सत्याग्रह कर रहे थे। भारत में 1915 में आए और यहां पर जब उन्होंने सत्याग्रह की शिक्षा देने के लिए उन्होंने 1919 में नवजीवन निकाला, उसके बाद से यंग इंडिया निकाला, 1933 में हरिजन निकाला, और इन सभी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वे अंग्रेजों को भारतीयों के प्रति सहिष्णु होने और भारतीयों को स्वदेश के बारे में सोचने की प्रेरणा देने का काम कर रहे थे और उसी के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। उसके बाद से देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने जो अखबार निकाला था उसका नाम था फॉरवर्ड। 1939-1940 में साप्ताहिक अखबार था, उसके वे संपादक थे, और फॉरवर्ड ने बड़ी लड़ाई लड़ी आजादी की लड़ाई के लिए, और बहुत बड़ा योगदान है पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका। लेकिन इसके साथ ही बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने देखा था कि उस समय छुआछूत बहुत थी, तो छुआछूत के खिलाफ उन्होंने 1920 में मूक नायक अखबार निकाला। मूक नायक मराठी का अखबार था, माने मूक लोगों का नायक। फिर उन्होंने बहिष्कृत भारत निकाला, समता निकाला, जनता निकाला और प्रबुद्ध भारत निकाला। और उस पत्रकारिता के माध्यम से वो जातिगत भेदभाव होता था, हे दृष्टि से जिन वंचित समुदाय को देखा जाता था, उनके लिए लड़ रहे थे। राम मनोहर लोहिया ने जन पत्रिका निकाली, अंग्रेजी में मैनकाइंड निकाला, और समाज को शिक्षित करने का काम किया। पत्रकारिता का घोषित उद्देश्य रहा है सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन। तो लोक जागरण का काम, लोग को शिक्षित करने का काम पत्रकारिता ने पहले भी किया और आज भी कर रही है। जी, आजकल के जो युवा पत्रकार हैं या पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं अभी, अगर हम उस पूरे दृश्य को समझना चाहें, आजादी के दृश्य को समझना चाहें एक पत्रकारिता के फलक पे, तो क्या वो जरूरत आन पड़ी थी, क्या वो आवश्यकता थी जिसके आधार पे पत्रकारिता के माध्यम से जो है क्रांति का उद्घोष किया जा रहा था? क्योंकि हम जब तलवार की बात करते हैं, तोप की बात करते हैं, तो उसके मुकाबले कलम बहुत छोटा नजर आता है। तो कलम की वो क्या ताकत थी और जो उस समय के पत्रकार नायक थे उनकी क्या मानसिकता थी, वो क्यों कलम को एक अस्त्र बना करके ब्रिटानिया हुकूमत को चुनौती दे रहे थे? देखिए, ब्रिटिश शाही तोप का मुकाबला उस कालखंड की पत्रकारिता ने, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने, या भारतीयों द्वारा निकलने वाले अंग्रेजी अखबारों ने भी, जैसे वंदे मातरम अखबार निकलता था, ऋषि अरविंद घोष उसके संपादक थे, विपिन चंद्र पाल उसके संपादक थे, गांधी निकाल रहे थे अंग्रेजी में अखबार, यंग इंडिया निकाला, हरिजन निकाला, मालवीय जी लीडर निकाल ही रहे थे, अनेक ऐसे लोग हैं, या तिलक निकाल रहे थे मराठा में। तो उस समय की जो समूची पत्रकारिता थी वह एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय थी। एक तरफ वो भाषा को परिमार्जित करने का काम कर रही थी, साहित्य और कलाओं को पत्रकारिता से जोड़ रही थी, कविता जो किताब के पन्ने में थी उसे निकाल करके वह जबान तक कैसे आए थे इसके लिए छाप रही थी।
तो कई मोर्चों पर, और अनेक ऐसी कविताएं उसमें छपी जिन्हें अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। तो कविता भी लड़ रही थी आजादी की लड़ाई में, लेखक भी लड़ रहे थे, और उत्साहित होकर के लोग भी सत्याग्रह में, आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे। एक अपील करते थे गांधी, करो या मरो, और लोग आजादी के लिए आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते थे या मरने के लिए। वे कहते थे क्विट इंडिया, इन दो शब्दों का पूरे अखंड भारत में संचार हो जाता था। वो लड़ते थे इसलिए कि उस कालखंड की पत्रकारिता के सामने कुछ उद्देश्य थे, मिशन था, आजादी को हासिल करना, स्वदेशी को हासिल करना, भाषा को ठीक करना, साहित्य संस्कृति की सेवा करना। लेकिन उसी के साथ ही एक और उनका था उद्देश्य जिसके प्रति प्रतिबद्ध थी उस कालखंड की पत्रकारिता, कि वह सत्य के साथ बधी हुई थी। इस कालखंड में समूची भारत ही नहीं, सोचिए कि एक तरफ गांधी लिख रहे हैं अपने अखबारों में कि सत्य मेरे लिए ईश्वर है, सारे लोग, सभी के सभी उस कालखंड के संपादक सत्य के प्रति प्रतिबद्ध थे। आज समूचा विश्व फेक न्यूज की समस्या से जूझ रहा है। तो आज की समूची पत्रकारिता के सामने सत्य के प्रति जो निष्ठा है वो सबसे बड़ी प्रेरणा है और रहेगी। बहुत मौजूद बात आपने कही प्रोफेसर चौबे की आज समूचा विश्व जो है फेक न्यूज की एक समस्या से जूझ रहा है, और पत्रकारिता का जो हमारा एक आदर्श युग जिसे कह सकते हैं, जहां पे सत्य के प्रति एक आग्रह था, सत्य के प्रति निष्ठा था और सत्य के लिए ही लोग सब कुछ निछावर कर दिया करते थे, वो सीखने की जरूरत है। और पत्रकारिता कहीं बिजनेस या सेंसेशन से बहुत ज्यादा आगे एक मिशन की पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर चौबे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो पत्रकारिता का इतिहास है उसको हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा। यहां पर एक चीज हम और समझना चाहेंगे, जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही थी, पत्रकारिता कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही थी, और निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो समझ में भी आती है कि तोप का मुकाबला हम जो है तोप से नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधन भी उतने नहीं थे, तो निश्चित रूप से कलम और अखबार का हमें सहारा लेना ही पड़ा, और पड़ता ही, वक्त की मांग भी थी। और पत्रकारिता ने कहीं ना कहीं जनमानस तैयार करने का काम किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। तो उसका जो इम्पैक्ट हम जानना चाहें, प्रभाव जानना चाहें, यदि किसी आंदोलन के माध्यम से या कोई अखबार कोई जननायक निकाल रहा था, तो उसका इम्पैक्ट जो समाज के ऊपर पड़ा, प्रभाव जो समाज के ऊपर पड़ा, जो बाद में एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में सामने आया, यदि वो आप बताना चाहें तो। बहुत पड़ा, जैसे कि अब देखिए इंडियन ओपिनियन से लेकर के या हरिजन तक की जो उनकी यात्रा है, मुझे याद आता है कि जब यंग इंडिया में उनके जो 3 संपादकीय छपे थे गांधी के, उन संपादकीय से पूरी की पूरी ब्रिटिश सत्ता हिल गई थी और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। संपादकीय लिखने के कारण, कलम के कारण ब्रिटिश साहित्य की चूल्हे हिल गई थी, और फिर इन्हें जेल में डाला गया, तिलक को जेल में डाला गया, ऋषि अरविंद घोष को जेल में डाला गया। कलम की ये ताकत होती है कि कुछ जो मुद्रित शब्द हैं वो देख करके शासन हिल जाया करता था। और एक चीज यह भी है कि पत्रकारिता यही सिखाती है कि एक तो सत्य का साथ न छोड़ें, आप सत्य के लिए आप लड़ें, और जेल जाना हो तो वो भी कबूल करें। और दूसरी चीज यह है कि जहां असत्य है, जहां अनीति है, जहां अन्याय है, उसका प्रतिरोध करें। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में तो पत्रकारिता का जन्म ही प्रतिरोध की संस्कृति से हुआ। जब पहला अखबार निकला अंग्रेजी का, तो हिक्किस बंगाल गजट कलकत्ता से निकला था, तो हिक्किस बंगाल गजट के प्रकाशन के साथ ही भारत में पत्रकारिता का जन्म हुआ। और उसमें हिक्की अंग्रेज था, लेकिन अंग्रेजी शासन की आलोचना करता था, उसे भी आलोचना की कीमत चुकानी पड़ी, भारी कीमत चुकानी पड़ी, उसे जेल में डाला गया, उस पर जुर्माने लगाए गए, लेकिन उसने अपना रवैया नहीं बदला। तो प्रतिरोध की संस्कृति वह लगातार चलती रही और आज भी चल रही है, भले उसकी संख्या कम हो। जी, प्रतिरोध मरा नहीं है, प्रतिरोध मरा नहीं है, और प्रतिरोध को जीवित रखना होगा यदि पत्रकारिता को जीवित रखना है। और प्रतिरोध की संस्कृति से जो है पत्रकारिता निकली है। प्रोफेसर चौबे, आपका ऐसा कहना है। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी बस भाषा और पत्रकारिता को लेकर के हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो युवा छात्र हैं आपको सुनते हैं, सुन रहे हैं आपको, तो भाषा का एक परिमार्जन जो पत्रकारिता के माध्यम से हुआ है, और उसमें कहीं कोई, अगर हम 21वीं सदी की बात करें, कमी आई है, तो आप उसको किस रूप में देखना चाहेंगे, या किस रूप में आप उसमें सुधार चाहेंगे? इस समय तो देखिए हिंदी गद्य और हिंदी पत्रकारिता ने साथ साथ विकास किया, और आधुनिक साहित्य के निर्माण का श्रेय पत्रकारिता को जाता है। अच्छा, यह भी है कि पहले भाई जो संपादक हुआ करते थे वे साहित्यकार भी हुआ करते थे, वो चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने कवि वचन सुधा निकाला, जिन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती के संपादक थे, या प्रेमचंद जिन्होंने हंस निकाला। आधुनिक काल में भी धर्मवीर भारती धर्मियों के संपादक थे, आगे ने कई पत्र पत्रिकाएं निकाली, दिनमान के भी वो संपादक थे, रघुवीर सहाय थे, मनोहर श्याम जोशी, हाल तक मृणाल पांडे साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादक थी। तो ये इसलिए वे लोग भाषा को गढ़ते थे। भाषा का संस्कार यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। शुद्ध भाषा तिरोहित हो रही है, विद्यार्थी भी गलत लिखते हैं,
और अखबारों में ऐसे संवाददाता हैं, ऐसे लेख और टिप्पणियां छपती हैं जिसमें छोटी की बड़ी की का अंतर नहीं पता है और हैं का अंतर नहीं पता। बहुत भयानक स्थिति है। भाषा को जिस तरह से परिमार्जित और परिष्कृत किया हिंदी पत्रकारिता ने, उसे आज भी उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्तनी की जो अराजकता है, ये कम से कम एक शब्द एक ढंग से लिखा जाए, ये तो होना चाहिए। बड़ी चिंता की बात है। निश्चित रूप से प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, आपने ये जो चिंता जाहिर की, वो निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं हमारे और जो पत्रकारिता के छात्र आपको देख के सीखते हैं, वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और इन चिंताओं का निराकरण होगा और भाषा की अराजकता, जो शब्द आपने प्रयोग किया, वर्तनी की अराजकता, वो दूर होगी। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपसे बातचीत करने का और ऐसा लगा कि पत्रकारिता के उस दौर में हम लोग चले गए हैं और ज्ञान का जो प्रकाश आपके माध्यम से निकल रहा था हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का, वो निश्चित रूप से उसमें हमारे तमाम श्रोता जरूर आलोकित हुए होंगे और उस दौर को एक बार जी लिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे साहब आपका। आप पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। आपने सागर के अल्प प्रवास पर हमारे लिए भी थोड़ा सा समय आपने निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।